नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां सीएम शिवराज सिंह सरकार ने किसानों के बाद अब मजदूरों को एक बड़ा लाभ देने की घोषणा कर दी है। इसका लाभ मध्य प्रदेश के 12,50,000 मजदूरों को मिलेगा और इसकी तैयारी सरकार ने कर ली है। इनमें उन मजदूरों को भी साधा गया है जिन्हें सीधा लाभ दिया जाएगा जो बिल्डिंग, सड़क, ब्रिज और अन्य का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इन मजदूरों को कर्मकर मेडल में आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा और इससे मजदूरों का 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज फ्री किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इस योजना के अंतर्गत मजदूरों के परिवार को भी रखा गया है और मध्य प्रदेश में करीब 12,50,000 मजदूर मौजूद हैं और इनको अब शिवराज सरकार ने बड़ा लाभ देने की तैयारी की है। इन मजदूरों के इलाज के लिए कर्मकर मंडल ने आयुष्मान भारत निरामय सोसाइटी के साथ अनुबंध किया है और इसमें इनका नाम कर्मकर मंडल में दर्ज करवाए जाएंगे। इसके बाद इन मजदूरों और उनके परिवारों को 5 लाख तक का सालाना फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी। इन्हें यह लाभ 1 अप्रैल से मिल सकेगा, जिसमें कैशलेस इलाज किया जाएगा। अभी तक कर्मकर मंडल ने रजिस्टर्ड निर्माणाधीन श्रमिकों का डाटा आयुष्मान योजना के पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें करीब 7,50,000 श्रमिकों का डाटा तैयार किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बाकी मजदूरों का भी डेटा जल्दी ही तैयार किया जाएगा और कई बार ऐसा होता है कि मजदूर काम करते समय घायल हो जाते हैं, ऐसे में उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसे मजदूरों के लिए अब सरकार ने एक आयुष्मान योजना के तहत संगठित वर्ग के समूह को फ्री इलाज की सुविधा देना सुनिश्चित किया है। और इसी बीच मुस्लिम धर्मगुरु सैयद हशीमुद्दीन अल गिलानी अल बगदादी इराक से 2 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे हैं। बस्तर प्रवास के पहले ही दिन सैयद हशीमुद्दीन का विशाल जुलूस निकालकर सभी समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने महान सूफी संत गौसे आजम के खानदान से होने का दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सूफी समर्थकों के बीच आकर बहुत खुशी महसूस हुई है। बस्तवारिस्तियों के लिए भी शानदार स्वागत पर उन्होंने खुशी जताई और सैयद हशामुद्दीन इस्लाम धर्म के आखिरी नबी के 18वीं पीढ़ी की संतान माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पीढ़ी का बस्तर दौरा ये पहला है और सैयद हशीमुद्दीन ने सभी बस्तरवासियों के लिए सलामती की दुआएं भी की। आपको बता दें कि हिजाब पर पूछे गए सवाल के दौरान उन्होंने जवाब में ये कहा है कि हिजाब को इस्लाम धर्म का एक जरूरी हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि हर धर्म का पहनावा होता है, ठीक वैसे ही इस्लाम का भी एक पहनावा है और हिजाब मुद्दे पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीति गलत है और हर किसी को अपने धर्म के मुताबिक चलने की आज़ादी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम अध्यात्म के गुरु हैं और हम सभी के लिए अमन चैन की दुआ मांगते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इंसानियत और धर्म एक साथ चल सकते हैं, दोनों को अलग अलग और अपंग होने की जरूरत नहीं है। सैयद हशामुद्दीन ने आगे कहा कि हमारा भारत से 1000 साल पुराना रिश्ता है। गुजरात के सौदागर इराक आते रहे हैं और उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को अमन चैन से रहने की अपील भी की। आपको बता दें कि हजरत सैयद हशामुद्दीन आज रात को शहर के जमाल मिल मैदान में जलसा करेंगे और इस दौरान वो किताब फरमाएंगे। उनकी तकरीर को सुनने हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हुई है और बस्तर ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य और पूरे देश से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सैयद हशामुद्दीन को सुनने पहुंचे हैं। और मध्य प्रदेश में बड़े शहरों समेत अब ग्रामीण अंचलों में 23 मार्च से 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि लगातार मौसम के तीखे तेवरों को देखते हुए चिकित्सा विभाग और एक्सपर्ट्स की राय पर अब सरकार ने इनमें कुछ तब्दीली की है। दरअसल एक्सपर्ट्स के अनुसार अब बच्चों को दिए जाने वाली वैक्सीन को लगाने से पहले उन्हें ORS का घोल पिलाया जाएगा, जिसके कारण उनके शरीर में इलेक्ट्रोल्स की मात्रा ज्यादा बनी रहेगी और बैलेंस बना रहेगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने की संभावना नहीं होगी। ORS दिए जाने के बाद ही टीकाकरण करने पर बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। इस संबंध में मीडिया को राज्य कोविड टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि तेज धूप और गर्मी के कारण बच्चे वैक्सीनेशन से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में उनके शरीर में डिहाइड्रेशन होने के कारण कुछ ज्यादा बदलाव देखे जा सकते हैं, जिसे रोकने के लिए ORS का घोल पिलाया जाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, इससे बच्चों के शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा को बैलेंस किया जाएगा। और इसी के साथ ही एक्सपर्ट शुक्ला ने यह भी बताया कि जिस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव चल रहा है, उसे देखते हुए हमारा पेरेंट्स से यही अनुरोध रहेगा कि बच्चों को कुछ खिलाकर ही वैक्सीनेशन सेंटर पर ले आया जाए।
साथ ही साथ उनके शरीर में पानी की कोई कमी ना हो। और सरकार ने बच्चों को ORS घोल पिलाने की व्यवस्था भी वैक्सीनेशन सेंटर पर कर दी है। पूरे देश में होली की खुमारी छाई नजर आई और लोग एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं भी देते रहे। रंग, गुलाल और अबीर के साथ होली की मस्ती भी जारी रही और होली के दूसरे ही दिन राजगढ़ में भी पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। आपको बता दें कि होली के कार्यक्रम में SP प्रदीप शर्मा और राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने भी जमकर ठुमके लगाए हैं। आपको बता दें, तलेन थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती और ब्यावरा देहात थाना प्रभारी आदित्य सैनी ने होली की खुशी में साड़ी पहनकर डांस किया। राजगढ़ SP निवास पर होली के दूसरे ही दिन ये आज कार्यक्रम आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली और उन्होंने रंग और गुलाल लगाकर एक दूसरे को जमकर बधाई भी दी। होली मिलन समारोह के मद्देनजर SP निवास को अलग अलग रंगों से भी सजाया गया था। कार्यक्रम में SP प्रदीप शर्मा, कलेक्टर हर्ष दीक्षित समेत जिले भर के पुलिसकर्मी शामिल हुए। SP प्रदीप शर्मा और कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने DJ और ढोल की धुन पर जमकर डांस भी किया है। ढोल की थाप पर तलेन के थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती और ब्यावरा देहात थाना प्रभारी आदित्य सोनी भी साड़ी में थिरकते नजर आए। उन्होंने एक दूसरे को रंग लगाकर होली पर्व की बधाई दी है। दरअसल होली पर शुक्रवार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी पर तैनात रहने के कारण पुलिसकर्मी होली नहीं खेल पाते। इसीलिए अगले ही दिन पुलिसकर्मियों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम का मकसद सभी पुलिस जवानों और अधिकारियों को पर्व की खुशी में शामिल करना होता है। वहीं नगर पंचायत भटगांव में इस साल होली में खूब धूम रही, जहां पर तीसरी लहर के बाद अब पहली बार अपने अपने घरों से आमजन निकलकर होली मनाते नजर आए हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से लोग होली नहीं खेल पा रहे थे और इस बार लोगों में भारी उमंग और उत्साह देखने को मिला है। लोग होली खेलने के लिए पीछे नहीं रहे और पूरा दिन भर एक दूसरे को बधाई देते और रंग गुलाल लगाते नजर आए। आपको बता दें, रंगों के बीच धूम घुमालकर होली खेलते नजर आए और कहीं DJ की धुन बजी तो कहीं नगाड़ा और कहीं पर मांदर की थाप में झूमते हुए नजर आए ये लोग। और इस दौरान फाग गीत समेत गली मोहल्ले में होली के गीतों का भी जमकर आनंद उठाया गया और बौछार होती रही और डंडा नृत्य करते खुशी मनाए गए। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट में एक खबर सामने आई है इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी, जहां पर आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के खिलाफ 2 छात्राओं की शिकायत पर छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की थी और यौन उत्पीड़न का दावा किया था। आपको बता दें कि इस दौरान ये जो खबर सामने आई है, इसमें एक अधिकारी के मुताबिक नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 11 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही इस मामले की जांच शुरू हुई। सहायक पुलिस आयुक्त महिला सुरक्षा के दौरान जो है कहा गया कि निधि सक्सेना ने बताया आरोपी प्रोफेसर तपन महतो मोहती हैं और वो उनके खिलाफ गुरुवार देर रात को IPC की धारा 354 के तहत 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। गौरतलब है कि इस मामले में बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना और भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस दौरान CM ने पुलिस अधिकारियों को कहा था कि किसी महिला अधिकारी को ही टीम में शामिल कर जांच करवाई जाए और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल के यौन शोषण मामले में फंसे हुए प्रोफेसर तपन मोहती का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर छात्र छात्राएं नजर आए और उन्हें घेर कर वो खड़े हुए थे। सभी प्रोफेसर तपन मोहती से इस्तीफा लिखने को कह रहे थे, लेकिन वो उनसे कुछ समय मांगते दिखाई दिए। फिलहाल यौन शोषण के आरोपी प्रोफेसर इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि अभी इस पूरे मामले में आरोपी प्रोफेसर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो वही होली एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें लोग अपनी पुरानी रंजिशें भूलकर, दुश्मनी भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और रंग लगाकर अपनी दुश्मनी खत्म करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर रंगों के बजाय अपनी रंजिश को लेकर
लोगों पर प्राणघातक हमले कर खून से होली खेलकर अपनी दुश्मनी खत्म करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें, यहां पर एक मामला सामने आया है मुलमुला थाना क्षेत्र का, जहां ग्राम पंचायत डिंगोरा का यह मामला है, जहां पर अपनी पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति पर नुकीली वस्तु से प्राणघातक हमले किए गए, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया और पूरी घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शख्स को दो लोगों ने उनके झगड़े में बीच बचाव करना महंगा पड़ गया। इसकी वजह से उसे अपनी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल होली पर्व के ही दिन एक युवक ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी है। मृतक युवक अपने भाई और भाभी के बीच हो रहे आपसी विवाद को सुलझाने पहुंचा था, लेकिन इसी दौरान युवक गुस्से में आ गया और अपने छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक भी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस की टीम और मामला कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना चौकी का बताया गया, जहां पर ग्राम सुनसाय निवासी 42 साल के जो हैं रमेश कुमार उइके कृषि कार्य कर जीवन यापन करते थे। और आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है होली के दिन ही वो शराब के नशे में धुत थे और दोपहर करीब 2:30 बजे वो रंग खेलकर घर पहुंचा और इस दौरान ही वो खाने के नाम पर अपनी पत्नी भगवती से विवाद करने लगा। तो वहीं पति पत्नी के बीच इस विवाद के बीच जो जानकारी सामने आई, उसका 40 साल का एक चचेरा भाई ओम प्रकाश उइके घर पहुंचा। होली पर्व के ही दिन भाई भाभी में हो रहे इस विवाद के बीच ओम प्रकाश दोनों को समझाने लगा। उसका कहना था कि त्योहार के दिन आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलकर शांति से रहो। और यही बात उसके बड़े भाई को नागवार गुजरी और उसने गुस्से में एक धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी हालत काफी गंभीर हो गई और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसे मृत घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें, हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी ओम प्रकाश खून से लथपथ हो गया और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा था। बाद में उसकी मौत हो गई है। घटना की जानकारी रमेश की पत्नी ने ओम प्रकाश के परिजन समेत आसपास के लोगों को दी और इसी बीच आरोपी रमेश मौका देखकर भाग निकला, जिसके बाद से परिजनों ने हत्या की सूचना पुलिस को दी और पुलिस जब तक गांव पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी, लेकिन शव को अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी रमेश के खिलाफ हत्या का आरोप दर्ज कर तलाश कर रही है। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।